सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। 4 बार सीएम, 2 बार पीएम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जन सेवा के 20 साल। देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता करेंगे भी नहीं, होने देंगे भी नहीं। भुज के भूकंप से कोरोना की वैक्सीन तक, ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। मुश्किलों को मात देने वाला लीडर। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है। 13 साल तक गुजरात को संभाला। गुजरात की जनता एक नई दिशा की 7 साल से प्रधान सेवक। उन्होंने भारत को दुनिया में ग्लोबल पावर, ग्लोबल प्लेयर बनाया है। दूरदर्शी सोच। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। राष्ट्रभक्ति। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया। विकास नीति। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य। अडिग इरादे। कोटि कोटि युवकों को हाथ में हुनर हो, स्किल डेवलपमेंट को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। अथक प्रयास। विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। ऐतिहासिक परिवर्तन। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश के वीर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी का विकास पत्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। 7 अक्टूबर कहने को सिर्फ एक तारीख, लेकिन इस साल इस तारीख में एक इतिहास सिमट गया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के जरिए जनसेवा करते हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था और फिर 2014 में उन्होंने देश की बागडोर संभाली। प्रधानमंत्री मोदी देश के ऐसे इकलौते राजनेता हैं जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल दूसरी बार बतौर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। भारत के नव निर्माण को लेकर उनकी अपनी अलग सोच है, अपना विशेष दृष्टिकोण है,
अनूठे स्वप्न हैं और जनमानस को प्रेरित करने की अपनी खास शैली है। बीते 20 साल का उनका सफर शानदार रहा। तो आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सीएम से पीएम तक के उनके 20 साल का पूरा लेखा जोखा आपके सामने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत मुश्किल वक्त और कठिन घड़ी में नरेंद्र मोदी के सिर पर गुजरात के सीएम का ताज सजा था। भयंकर भूकंप के बाद बीजेपी ने तय किया कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। फिर पार्टी के भीतर उथल पुथल शुरू हुए। आखिर में नरेंद्र मोदी को सीएम बनाने का फैसला हुआ। नरेंद्र मोदी का राज तिलक आने वाले दिनों में गुजरात की दशा और दिशा बदलने वाला था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात मॉडल एक ब्रांड बनता चला गया। 21वीं सदी अगर जो ज्ञाननी सदी हो, 21वीं सदी ज्ञानवान मानव बळनी हो, तो ગુજરાતે ये બળની સાધના કરવા માટે ગ્રંથ સાથે નાતો જોડવો જ રહ્યો, ગ્રંથ સાથે જોડાવું રહ્યું। नरेंद्र मोदी के सामने गुजरात में एक नहीं अनेक चुनौतियां थी। भुज भूकंप का संकट हर दिन गहराता जा रहा था। जरूरत थी ऐसी नीति की जो न सिर्फ गुजरात को सुधारे और संवारे, बल्कि राज्य को नई पहचान दिलाए। मोदी के सीएम रहते वो दिन भी आए जब गुजरात की सूरत और सीरत बदलने लगी। लंबी फहरिस्त है, शानदार फैसले, गुजरात की किस्मत पर हर दिन स्वर्ण अक्षर में विकास गाथा लिख रहा था। राज्य के एकत्रित विकास के लिए पंचामृत योजना, बिजली संकट खत्म करने के लिए ज्योति ग्राम योजना, पेयजल संकट को दूर करने के लिए योजना, साबरमती नदी का शानदार कायाकल्प, निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट, महिला शिक्षा को लेकर कन्या कालावाणी योजना। बड़े दायित्व के साथ आज कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा कर रही है, जैसे दुनिया गुजरात के गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को गुजरात के उस मॉडल की चर्चा करनी पड़ेगी जिसमें शांति, एकता, भाईचारे के साथ कैसे सबका विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए उसका सबसे बड़ा असर दिखा। जब भूकंप की त्रासदी से गुजरात को बाहर निकालना था, राज्य में सूखा पड़ गया था, बेरोजगारी चरम पर थी, पलायन का संकट बढ़ रहा था। इस घोर निराशा को पीएम मोदी ने अपने दम पर खत्म कर दिया। भूतकाल की बात करें तो ऐसा दिखता था कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, नक्शे से भुज जो था वो गायब हो गया था। लेकिन आज ये भुज तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से नया भुज बन के तैयार हो चुका है। और इस भुज के विकास की कहानी क्या है, वो हम एक एक कहानी यहाँ के जो स्थायी नागरिक हैं उनकी जुबानी हम बताएंगे कि किस तरह से ये नया भुज जो है वो तैयार हुआ और किस तरह से इस भुज के विकास में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात दिन काम किया। भूकंप में 20,000 मौतें हुई, 1,67,000 लोग घायल हुए, 6 लाख लोग बेघर हो गए, करीब 450 गांवों का नामो निशान मिट गया। उस वक्त की कहानी आज भी लोगों को खौफ से भर देती है। तो ये सब जो बिल्डिंगें गिरी हुई थी, लोग दबे हुए थे, तभी ये सरकार ने जो कामगिरी की उसकी वजह से जो जैसे फिनिक्स पक्षी खड़ा होता है इस तरह से भुज फिर से खड़ा हुआ। और जो मोदी जी का सपना था, इसके आप देखेंगे तो भुज सिर्फ 6-7 किलोमीटर में था, तो अभी वो 55 किलोमीटर में हो गया। और बड़ी बड़ी रोडें, एजुकेशन, आरोग्य, ये सभी सरकार ने, और रोजगारी खास करके इसमें सरकार ने बहुत बड़ी जैसे ने वो लगाई कि इसकी वजह से कच्छ खड़ा हो सका। भूकंप ने भुज को तबाह कर दिया था।
जिसके बाद समय रहते सब ठीक करने की जरूरत थी। तभी नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया और फिर शुरू हुआ भुज का परिवर्तन। कोई भी इंडस्ट्रीज हो या तो आजकल जो भी प्रोफेशन है उसमें ISO 9000 और बहुत ही मायने रखता है। ISO 9000 के हिसाब से अगर उनको कंपेयर किया जाए तो 4 चौकस हमारे गुजराती में कहावत है। चौकस व्यक्ति के द्वारा चौकस काम के लिए चौकस समय पे और चौकस स्थल, ये 4 चौकस जो आदमी चाहे वो जाहिर जीवन में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, कोई बिजनेसमैन हो या तो कोई पीठाधिपति संत पुरुष हो, कोई भी हो पूरा ब्रह्मांड में, ये 4 चौकस अपने जीवन में जो लोग उतारते हैं उसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ ऊपर से ईश्वर आके भी उसकी तरक्की को रोक नहीं सकते। तो बराबर नरेंद्र भाई ने ऐसा ही किया है। नरेंद्र मोदी ने पहले नए नियम बनाए, फिर नीति बनाई। कच्छ और भुज के इलाकों में भूकंप रोधी तकनीकों के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। तो जब भी भूकंप आया तभी उसी टाइम में माही महीना का गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था। उसी वक्त जो आया तभी इस मंदिर के आजू बाजू का लगभग 80% मलबे में परिवर्तन हो गया। तो उसी टाइम पे तो हमने तो ऐसा सोचा कि मंदिर का शिखर पर गया, आजू बाजू पूरा मलबा 80% कम हो गया, तो इससे ये 10 साल कदाच भुज पीछे पड़ जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो पगला लिया, जो उसने जो काम किया कि जिसके वजह से कि सबको मेडिकली सहाय, आर्थिक सहाय और डेवलपमेंट के लिए जो जो प्रगति किया, वो इसके वजह से अभी 2-3 साल के अंदर भुज जितना था उससे 1.25 गुना बढ़ गया। पीएम मोदी के वर्क स्टाइल को जानने वाले बताते हैं कि कैसे गुजरात को बदलने के लिए पहले पीएम मोदी ने नई टीम बनाई, ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा जताया, नतीजा सामने आया, भुज और कच्छ बदलने लगे। तुरंत उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कच्छ और जो भूकंपग्रस्त और इलाके थे उनका पुनर्वसन का काम था। हमें 10 लाख से ज्यादा मकान निर्माण करने थे और कई सुविधाओं जिसमें रास्ते भी थे, बिजली भी थी, पानी का प्रश्न भी था और नए शहर बसाने के थे और वहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना था। ये सब काम उन्होंने भली भांति किया, समय से आगे किया और इतनी अच्छी तरह किया कि कच्छ आज एक विकसित जिले के रूप में हमारे देश के सामने खड़ा है। ये काम करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते खुद कच्छ जाके अलग अलग तालुका में बैठ के जो भी समस्याएं थी उनका ऑन द स्पॉट निवारण कर दिया। अब भुज और कच्छ को नया जीवन मिल चुका था। पूरे इलाके पर्यटन, उद्योग, धंधे, खेती हर लिहाज से समृद्ध बन गए थे। कच्छ का सफेद रण दुनिया भर में मशहूर है। हस्तकला, दस्तकला और मीनाकारी की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। नरेंद्र भाई के बारे में भुज और कच्छ की जो बात करनी है, मैं कच्छ की बात तो नहीं करूंगा। आज भुज का मेयर के होने से नाते मैं मेयर वो के बात कर रहा हूं। नरेंद्र भाई ने भुज के लिए जो किया है ना, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो भुज है अर्थक्वेक के पहले सिर्फ 15 किलोमीटर का उसका विस्तार था। अर्थक्वेक के बाद आज ये भुज 52 किलोमीटर के विस्तार के अंदर फैला हुआ है। उसका एकमात्र श्रेय जाता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। उस दौरान जब कच्छ का रिहेबिलिटेशन की बात हो रही थी तो न आने जाने की कोई व्यवस्था, यहाँ पर पीने के पानी की भी बहुत तकलीफें थी। कच्छ मानो एक रण प्रदेश था तो एडमिनिस्ट्रेटर जो कुछ थे उनको भी यहाँ आने में सोचते थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर से पहले भी एक प्रचारक के रूप में यहाँ पर बहुत सारे प्रवास किए थे तो स्थानीय लोगों की उनकी जो आत्मीयता थी और भूकंप के तीसरे ही दिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो कच्छ में आए और पूरा दौरा किया, स्कूटर पर चले, पैदल चले और उनके आत्मज थे उनके साथ बात की, उनको हैया धारणा दी कि भाई जो कुछ हुआ है वो पूरे कच्छ के लिए हुआ है, वो हम साथ मिलकर बैठकर वापस खड़ा होंगे।
नरेंद्र मोदी की दूरदशा से भूकंप के विभीषिका झेल चुका गुजरात भारत का प्रवेश द्वार बन चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कच्छ को पर्यटन स्थल के रूप में दुनिया के पटल पर रखा। कच्छ का रण उत्सव करीब 3 से 4 महीने चलता है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। भूकंप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज और कच्छ की काया पलट कर दी। अगर मैं कच्छी भाषा में कहूं तो कच्छी भाषा में यह कहा जाएगा कि भूकंप पोए नरेंद्र मोदी कच्छ में गच्छ खासो काम कर्यो है। इसका मतलब यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से लगातार जो उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 80 से लेकर 90 बार तक दौरे किए कच्छ के, और कच्छ का हर एक एंगल से विकास किया। फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो या रिहेबिलिटेशन की बात हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर कच्छ को विश्व फलक पे ले जाने का श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नेटवर्क, भुज। तो ये मोदी नीति ही थी कि गुजरात का विकास देश और दुनिया में एक मॉडल बन गया, एक ब्रांड बन गया, विकास का ब्रांड, विजन का, मिशन का। और ये वही ब्रांड था जिसने 7 साल पहले यानी 2014 में नरेंद्र मोदी को गांधीनगर से दिल्ली पहुंचाया। देश का बड़ा वर्ग मानता है कि इसके बाद ही हिंदुस्तान में असली परिवर्तन शुरू हुआ, विकास की वो यात्रा आरंभ हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। छब्बीस मई 2014 की सुबह हिंदुस्तान में नया सूर्योदय हुआ। देश को नया प्रधानमंत्री मिला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली की सियासत में एंट्री करते मोदी महाभारत के अर्जुन की तरह लक्ष्य साधने के लिए निकल पड़े। गजब का आत्मविश्वास, गजब का विजन और जी तोड़ मेहनत। बीते 7 साल में नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के नवनिर्माण में जी जान से जुटे हैं। दुनिया किसी भी लीडर को उनके फैसलों और विजन से जानती है। आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, यही एक बड़े और लोकप्रिय नेता की पहचान है। पीएम मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं। मोदी जो कहते हैं उसे करने का मादा रखते हैं। उनके फैसलों में राष्ट्रवाद की छाप है, न्यू इंडिया का विजन है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। पीएम मोदी उन फैसलों को लेने में भी नहीं हिचकते जिनके बारे में पूर्व की सरकारें चर्चा करने से भी डरती थी। इन्हीं फैसलों में से सबसे ऊपर है अनुच्छेद 370 की विदाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम फैसला माना जाता है, लेकिन इन कड़े और बड़े फैसलों की फहरिस्त लंबी है। सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला, नागरिकता संशोधन कानून को पास करवाना, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना, राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही भव्य राम मंदिर के निर्माण का ऐलान। करीब 2 दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कसम खाई थी, समूचे कश्मीर में तिरंगा फहराने की कसम। और ये कसम पूरी हुई 6 अगस्त 2019 को। ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर
देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 370 को हटाना नरेंद्र मोदी के पहली टॉप एजेंडा पर था और जैसी वो प्रधानमंत्री बने इस पर काम शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां शुरू कर दी गई और जैसी अगस्त का महीना आ गया 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। वहीं कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में भी बांटा गया। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी ने इसी नारे के साथ सत्ता संभाली थी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने का साहसिक फैसला भी लिया। 1 अगस्त 2019 से हिंदुस्तान के कानून में 3 तलाक एक गुनाह बन गया। इसका विरोध हुआ, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, लेकिन जो अपने फैसलों से पीछे हट जाए वो नरेंद्र मोदी नहीं। अब तक जो मुस्लिम महिला पीड़ित थी, ट्रिपल तलाक कि कोई भी 3 बार तलाक कह दे और बस घर से निकाल दे कोई महिला को, यह एक अपने आप में अपराध था और इस अपराध के खिलाफ काम करना और कानून लाकर उसको बंद करना, जाकर मुस्लिम महिलाओं के बीच जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि भारत में रहने वाले मुस्लिम महिलाओं का जीवन कैसे बदला है। एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी है। नागरिकता संशोधन कानून को लाकर मोदी ने फिर साबित कर दिया कि उन्होंने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से यह वादा किया था अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी। यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए उस समझौते की भी भावना थी। देश की आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ करना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए आसान काम नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आरक्षण से छेड़छाड़ की कोशिश की गई, सरकार की कुर्सी डगमगा गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की ठानी और केंद्र सरकार ने इसे कानूनी अमली जामा पहनाया। लोकसभा और राज्यसभा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। अब नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद यानी अयोध्या विवाद का हल भी
मोदी सरकार के समय में हो गया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे राम भक्तों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना। फैसला आया, राम लला को विराजमान करने की तैयारियां शुरू की गई और राम मंदिर की नींव खुद प्रधानमंत्री ने ही रखी। इसी के साथ आरंभ हो गया भव्य राम मंदिर का नवनिर्माण। 7 सालों में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले किए। हर फैसले का जिक्र करना तो संभव नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि चाहे बड़े और कड़े निर्णय हो या सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया बनाने की तरफ सशक्त कदम बढ़ा दिया है। नए भारत का निर्माण मोदी के बड़े और कड़े फैसलों से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी की आग में तपकर निकले। गरीबों का दर्द समझते हैं, हिंदुस्तान को समझते हैं, उसकी जरूरत को समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने न्यू इंडिया के निर्माण के लिए न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि उन पर अमल भी किया। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। खाना पकाने के कारण हमारी गरीब माताओं को मरने देंगे? भाइयों बहनों, अब ये नहीं चल सकता। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल और कई ऐसी योजनाएं जिन्होंने भारत को दुनिया के सामने पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। जिस अंदाज में मोदी सरकार ने कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया, वो बिल्कुल वक्त पर लिया गया सही फैसला साबित हुआ। और इन फैसलों में झलकता है पीएम मोदी का एक अलग स्टाइल और विजन। गंभीरता, संघर्ष और मजबूत संकल्प। पीएम मोदी की योजनाओं में ये सारी बातें साफ साफ झलकती हैं और उन तमाम योजनाओं में आत्मनिर्भरता से लेकर अच्छे दिन की झलक भी देखी जा सकती है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अंत्योदय योजना, ये सूची उन योजनाओं की है जिसके दम पर मोदी सरकार ने देश की दशा और दिशा दोनों बदलने की सफल कोशिश की। सबसे ज्यादा उज्ज्वला योजना की चर्चा हुई। कहते हैं कि इस योजना ने गांव-गांव तक पीएम मोदी की पहचान बनाने का काम किया। कमजोर वर्ग के परिवारों को और खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली। उज्ज्वला जो स्कीम लाई गई थी कि महिलाएं लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, उनको जो कष्ट होता था, लकड़ी जुगाड़ करने के लिए महिलाएं और लड़कियां लगी रहती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो उसको रोककर जो एलपीजी की व्यवस्था की गई उज्ज्वला के अंतर्गत, उससे जो फायदा हुआ है उसका शायद ऐसा ये 70 साल में पहली बार ऐसा किया गया है। पीएम मोदी का बचपन भी गरीबी में बीता, इसीलिए वो गरीबों का दर्द समझते हैं। उज्ज्वला योजना उसी दर्द की एक दवा है। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2,000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे, वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से
आज भारत में गैस कवरेज 100% होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में जिस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है और उनसे आम लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है, इससे सरकार की साख अच्छी हुई है और आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है उज्ज्वला योजना का। न सिर्फ उज्ज्वला योजना बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार को अन्य सरकारों की तुलना में अलग कतार में खड़ी करती हैं। नरेंद्र मोदी अपने सियासी फैसलों से एक साथ सबको बांधने की कोशिश करते हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर पीएम मोदी ने देश को विकास पथ पर पहुंचा दिया। उनकी एक ऐसी ही योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसे न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक कहा जाता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक हैं, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है। कोरोना काल में जब लगभग पूरा देश कराह रहा था, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गई थी, गरीब लोगों के लिए दिक्कतें सबसे ज्यादा थी। ऐसे में मोदी सरकार की आयुष्मान स्कीम लाखों लोगों के लिए सहारा बनी। काल में स्वास्थ्य और रोजगार से लेकर शिक्षा नीति तक में सुधार करने और पुरानी चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। ऐसी ही एक कोशिश है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस योजना को लेकर केंद्र का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे और इसका फायदा सीधे छात्रों को मिलेगा। समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। पिछले कुछ सालों में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना लेकर आई। सरकारी दावा है कि इस योजना में देश के लाखों लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। साल 2020 में कोरोना से जब पूरी दुनिया परेशान थी, चारों तरफ त्राहिमाम मचा था। हर दिन दुनिया भर में हजारों लोगों की मौतें हो रही थी। ना तो किसी के पास दवाई थी, ना ही इससे बचने का कोई रास्ता। ऐसे वक्त में भारत ने खुद से वैक्सीन बनाने का फैसला किया। ये फैसला कठिन था, लेकिन चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली देसी कंपनियों पर विश्वास जताया। थोड़ी देर से ही सही, पर परिणाम सकारात्मक आए। अब वैक्सीन के मामले में भारत हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है।
मोदी सरकार ने एक तरफ योजनाओं की झड़ी लगा दी तो दूसरी तरफ विकास की रफ्तार को भी दोगुना कर दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर रोज देश में 32 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बन रही हैं। मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर दिया, जहां पहले की तुलना में बहुत तेजी से सड़कें बन रही हैं। नई और अच्छी सड़कें बनाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई फैसले लिए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 में हर दिन 32.85 किलोमीटर रोड बने। हर दिन 40 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट है। फाइटर जेट्स की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नए रोड बने हैं। जेट्स की लैंडिंग के लिए 20 नए रोड के निर्माण का प्रस्ताव है। अब यही हाईवे मोदी राज में विकास की गवाही दे रहे हैं। सशक्त हिंदुस्तान का निर्माण तभी हो सकता है जब देश सुरक्षित हो, जब सेना सशक्त हो। आज का भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, चीन को उसकी भाषा में जवाब देता है, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीतियां बनी, उससे मजबूत भारत का निर्माण हुआ। मुझे याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। पीएम मोदी की इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके दिल में देश की सीमा पर खड़े जवानों के लिए कितनी इज्जत है, कितनी मोहब्बत है और सेना के जवानों के लिए उन्हें कितनी फिक्र है। इससे पहले भी कई मौके आए जब पीएम मोदी ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और बदले में जवानों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में सुनकर ही दुनिया दंग रह गई। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सेना का मनोबल मान लो आकाश को छू रहा है। क्यों छू रहा है? आप देखिए, हर त्योहार में, हर दिवाली पर वो अपना त्योहार सैनिकों के साथ मनाते हैं। कौन सा ऐसा सीमा क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी नहीं गए? कौन सा ऐसा मुश्किल क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री जी नहीं गए? और आप सोचिए, अगर एक सैनिक के कंधे पर जब देश का प्रधानमंत्री राहत रखता है, उसको अपने हाथ से मिठाई खिलाता है, क्या वो जिंदगी भर उस चीज को भूल पाएगा? ये चीज का पूरी सेना पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कई मौकों पर अपनी ताकत का परिचय दिया है। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, दोनों ही दफे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया। हिंद के वीरों ने दहशतगर्दों को ऐसी सबक सिखाई जिससे पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। भारतीय सेना ने अपने प्रहार से यह ऐलान कर दिया कि अगर आतंकी सरहद पार से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचेंगे, दुश्मन बॉर्डर पर उकसावे की कार्रवाई करेगा तो नव भारत की सेना घर में घुस कर मारेगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है।
पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने भारतीय सेना को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका नतीजा भी बार बार दिखा है। भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन देशों को कई बार धूल चटाई है। दुश्मन की हेकड़ी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार स्ट्रेटेजी बनाई और सेना को एक करने के लिए उन्होंने सीडीएस बनाया। पहले सीडीएस के तौर पे जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया, जिससे सेना के जवानों में जोश तो आया ही और उसके साथ साथ दुश्मन को एक सीधा और कड़ा संदेश भी गया। दुश्मन को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले लड़ाई होती है दिमाग की और दिल की। हथियार और सेना सबके पास है और यहाँ पर सोच में बदली आया। यहाँ पे सोच आई आक्रामक, यहाँ पर सोच हुई प्रोएक्टिव कि इससे पहले वो कुछ करे हम कुछ कर दें। पाकिस्तान को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें वो। पाकिस्तान जहाँ सोचता है हम उससे 2 कदम आगे कदम उठा लेते हैं। और चीन को भी जब पता चला कि आज वो सेना नहीं है, 1962 वाली सेना नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पिछले कुछ सालों में चीन को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारतीय सेना के हौसले और ताकत दोनों ही अब बदल गए हैं। खासकर डोकलाम विवाद के बाद ड्रैगन डरा हुआ है क्योंकि भारतीय सेना अब बहुत मजबूत है। यही वजह है कि हिंद के रक्षकों का मनोबल 7वें आसमान पर है। डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक, तीनों फ्रंट पर जो कार्रवाई की है, इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को जिस कहते हैं बहुत बड़ी मात दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेना का जोश हाई है। पीएम मोदी खुद भी सेना के मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी पीएम मोदी ने सेना के जवानों को करगिल विजय दिवस के मौके पर सलाम किया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था। पीएम मोदी को जब कभी भी मौका मिलता है, सेना के जवानों की तारीफ में वो कोई कमी नहीं छोड़ते। दुनिया भर का मानना यह है कि हिंदुस्तान की फौज का जितना मनोबल रहता है, हिंदुस्तान की फौज में जिस तरीके से जज्बे शहादत होती है मार्टियर बनने की, वो किसी फौज में नहीं है दुनिया में। ये मुल्क के लिए जो उनका नेशनलिज्म है वो बहुत सुपर है और इस तरह से उनका, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री और स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी स्वयं बहुत ध्यान देते हैं। पीएम मोदी इस बात को भी जानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का सीधा असर सेना के मनोबल पर पड़ता है। इसके 1-2 नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण भी हैं। ये भी एक कारण है कि पीएम मोदी न सिर्फ सेना के जवानों का ख्याल रखते हैं बल्कि उनकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी तारीफ राष्ट्र रक्षा नीति के लिए होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ विदेश नीति के लिए भी। पिछले 7 सालों में विदेश नीति के जिस मार्ग पर मोदी सरकार चली, उससे एक बुलंद भारत का निर्माण हुआ और उनकी इस विदेश नीति का असर भारत से बाहर बसे अनिवासी भारतीयों ने शिद्दत से महसूस किया, जिन्हें लगने लगा कि पहली बार किसी पीएम की वजह से विदेशों में उनका नाम ऊंचा हुआ है। That chair is occupied by the Vice President of the United States. It's easy to hurt. Yes. We've been proud. ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर हिंदुस्तान के गौरव की नई और शानदार पटकथा लिख दी। यही वजह है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो गर्मजोशी देखते ही बनती। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. अगर आज हिंदुस्तान का लोहा दुनिया के बड़े बड़े मुल्क मानते हैं, अगर चीन और पाकिस्तान अपनी हद में है, तो इसकी वजह है मोदी की विदेश नीति। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ
जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आज की तारीख दुनिया के सामने चीन बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन दुनिया मानती है कि अगर कोई देश चीन को उसकी हद में रख सकता है तो वो भारत है। इसीलिए चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए 4 बड़े देशों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम है क्वाड। इसमें भारत भी शामिल है। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। ये दुनिया जान चुकी है, ये दुनिया मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी राजनीति के महानायक हैं। राजनीति की दुनिया में नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के सारे पैमानों को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े इसी का प्रमाण पेश कर रहे हैं। ग्लोबल एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया जिसका विषय था अप्रूवल रेटिंग। इस रेटिंग के तहत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट तैयार की गई। इसमें नरेंद्र मोदी टॉप पर है। नरेंद्र मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली है। जो बाइडेन 53%, जस्टिन ट्रूडो 48% और बोरिस जॉनसन को 44% लोगों ने वोट किया है। नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बनाता है उनका व्यक्तित्व, उनके फैसले और उनका विजन। मुश्किल वक्त पे दुनिया हमेशा हिंदुस्तान के प्रधान की तरफ देखती है।